हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ पढ़ लिया था, थोड़ा डिस्कस करता हूँ। गॉस थ्योरम पढ़ी हमने। क्या किया? ईडीएस क्लोज इंटीग्रल के लिए क्यू बाय एप्सिलॉन नोट के बराबर होता है, ये हम पढ़ चुके थे। इसके अलावा हम उसमें एरिया वेक्टर की डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट, उसका मैथमेटिकल फॉर्म, इस और गॉस थ्योरम की प्रूफ को भी ड्राइव कर चुके थे। डिडक्शन ऑफ कूलम्ब लॉ भी हमने पढ़ लिया है। तो आज हमारा जो चैप्टर, हमारा जो लेक्चर स्टार्ट हो रहा है वो एप्लीकेशंस से हो रहा है कि गॉस थ्योरम की जितनी एप्लीकेशंस हैं वो क्या क्या हैं, और पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को एक बात याद रखनी है कि हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसी से आगे आज का लेक्चर जो बढ़ेगा उसमें कुछ चीजों का ध्यान हम रखने वाले हैं। ये मैंने रख दी है एक गॉस थ्योरम की मैथमेटिकल प्रूफ, हमने इसको मैथमेटिकल फॉर्म को मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया है। इसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, कभी भी कोई भी एप्लीकेशन को करने से पहले आप लोग एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, एक डायग्राम ड्रॉ करोगे गॉस थ्योरम में। उसे हम गॉसियन सरफेस कहेंगे। गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने के पीछे कारण ये है कि हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर सेम रहेगी तो ये बाहर आ जाएगा, ये कांस्टेंट टर्म रहेगी, और फिर हम इस एरिया को इंटीग्रेट करके ई के लिए सोल्व कर पाएंगे। कभी भी पहला पहला काम आप लोगों को एक गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करना है। उसका रीजन ये रहता है, अगर मैं एक इरेगुलर सरफेस लेता हूं, यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज है, कोई भी एक चार्ज गिवन चार्ज है, तो यहाँ पर इसकी फील्ड इंटेंसिटी के लिए आर, इस पॉइंट पर देखिए ई की डायरेक्शन ये हो गई, और एरिया की भी मैंने मान लो चलो यही मान ली। यहाँ पर एरिया की अलग हो गई, ई की अलग हो जाएगी, है ना। यहाँ पर एरिया इस तरफ चला गया, ई इस तरफ चला गया। तो आप देखते हो कि ई और डीएस के अंदर आप लोगों की डिस्टेंसेस भी, ये आर इसके मुकाबले ज्यादा हो गई, यहाँ पर ईडीएस, यहाँ पर ईडीएस। देयर आर सो मेनी ईडीएस। अगर हम सबको जोड़ेंगे और सबको हम समेशन करेंगे तो इनफाइनाइट ईडीएस के टर्म्स को जोड़ना और इनको सोल्व करना लाइक ए इम्पॉसिबल थिंग। तो हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा ऐसी सरफेस ड्रॉ की जाए, ऐसी सरफेस ना ड्रॉ करके मैं इसके चारों तरफ सब जगह एक जैसी आर लेता और फिर एक स्फीयर ड्रॉ करता, तो हर जगह आर एक जैसी होने से हर पॉइंट पे ई की वैल्यू क्या रहती? सेम। तब उस इंटीग्रेशन में ये ई बाहर आ जाती, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता, वो कांस्टेंट बाहर आ जाती और हम एरिया के लिए इसको सोल्व कर लेते। तो सबसे पहली चीज हम कोशिश क्या करने वाले हैं, हर एक एप्लीकेशन में एक कॉमन चीज है। सभी एप्लीकेशन को आपको अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सभी एप्लीकेशंस में एक कॉमन चीज मिल निकल के आएगी। वो ये कि सभी के लिए आपको ई को कांस्टेंट करना है। अगर आप एक स्फेरिकल सरफेसेस या एक सिमेट्रिकल सरफेसेस करके ऐसा कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम ट्राई करेंगे, हम दो सरफेस बना के इसको सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशंस। और फर्स्ट एप्लीकेशन हमारी क्या है? फर्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, field intensity due to a point charge। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पॉइंट चार्ज के लिए सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, एक पॉइंट चार्ज ले लेते हैं। तो सब जैसा कि मैंने सबसे पहले आप लोगों को बताया, इसके लिए आप लोग एक ऐसी सरफेस ड्रॉ कीजिए इसके चारों तरफ जहां पर उस पूरी सरफेस पर ई की वैल्यू सेम बनी रहे। तो ये गिवन चार्ज जिससे आर डिस्टेंस पे मैंने देखा कि हर जगह आर डिस्टेंस पे आप लोगों को क्या मिलेगा, एक पॉइंट ऐसा मिलने वाला है जिस पॉइंट पर ई की वैल्यू उस सरफेस के हर पॉइंट पर सेम रहेगी। ऐसी सरफेस को हमने लास्ट लेक्चर में डिफाइन भी किया था, जिसे हमने गॉसियन सरफेस बोल दिया था। तो गॉसियन सरफेस इज ए सरफेस, इज एन इमेजिनरी सरफेस at which electric field intensity is same at every point। तो ये हुई हमारी गॉसियन सरफेस। तो चलिए इस पॉइंट पर जहां हमें फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, कोशिश कीजिए उस पॉइंट पर जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होगी वो पॉइंट उस गॉसियन सरफेस के ऊपर आए। ठीक है, जिस पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी चाहिएगी, हर एक एप्लीकेशन में है ऐसा, जिस पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी चाहिएगी उस पॉइंट को गॉसियन सरफेस के ऊपर ही कंसीडर करना है। दूसरी बात, सारा का सारा चार्ज
सारा का सारा टोटल चार्ज उस सरफेस के अंदर होना चाहिए, तभी वो उस गॉस थ्योरम के अंदर पार्टिसिपेट कर पाएगा। जो इंक्लूडेड चार्ज होता है वही उसमें पार्टिसिपेट करता है, एक्सटर्नल चार्ज को हम इसके अंदर नहीं कंसीडर करते। तो चलिए यहां पर मैंने एक छोटा सा एरिया ले लिया, इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन मैंने शो कर दी ds इधर। यहां पर अगर आप एक टेस्ट चार्ज रख के प्लेस करके देखोगे तो फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी हमें कुछ इसी डायरेक्शन में मिलने वाली है। नाउ वी अप्लाई द गॉस थ्योरम। सबसे पहले आप लोगों को इसमें गॉस थ्योरम को अप्लाई कर देना है। बाय अप्लाइंग गॉस थ्योरम, गॉस लॉ क्या बन गया, EDS surface integral is equal to Q by epsilon naught. Now solve for the angle EDS cos theta is equal to Q by epsilon naught integral. ये हमारे पास, now what is the angle theta? Here see, the angle between E and DS is 0 degree. By placing the value of theta 0, cos 0 becomes 1. Now we get a resultant of EDS is equal to Q by epsilon naught. ई मैं बाहर ले लेता हूं इंटीग्रेशन पार्ट के। क्यों भाई, ऐसा मैं क्यों कर पाया, यही तो इसमें एक मेन चीज है। गॉस थ्योरम को आप लोग जब अप्लाई करते हो तो गॉसियन सरफेसेस के लेने की वजह से ई की वैल्यू एक कांस्टेंट होने के कारण बाहर आएगी, हर बार होगा ऐसा, और तभी हम इसे सोल्व कर पाएंगे। डीएस की वैल्यू हमें वो छोटा एरिया देखना है जिसका एरिया आपने लिया था। मैंने एरिया लिया एक स्फीयर का एरिया डीएस लिया एक छोटा, और ये एरिया टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बनेगी which is 4 pi r square, r is the radius of that sphere, is equal to Q by epsilon naught. चलो solve for E, it will becomes Q by 4 pi epsilon naught r square. This is the value of electric field intensity at a point which is situated at a distance of r from a given charge Q. दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन में काउंट भी नहीं होती कई बार, और मैंने इसको बस ऐसे सोल्व कर दिया सो दैट आप लोगों को एक यूज टू हो जाओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी जो हमें याद है पहले से, वो भी इस तरह से निकाली जा सकती है। नाउ सेकंड एप्लीकेशन विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और इसे कह देते हैं कई बार पॉजिटिव चार्ज इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, ये भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये कोई भी टर्म में आप लोगों से पूछा जा सकता है, एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के तरह भी, और पॉजिटिव चार्ज इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। तो देखिए चलिए इसको बनाते हैं। ये हमारे पास गिवन है कि आप एक स्ट्रेट कंडक्टर लीजिए, उसकी लेंथ इनफाइनाइट है, और उसके ऊपर कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, पॉजिटिव चार्ज। ये देखिए एक लाइन के ऊपर अगर आपने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया तो ये टर्म आप पढ़ चुके हो कि कौन सी तरह का डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सी चार्ज डेंसिटी होगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो हमारा आंसर बनता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है लैम्डा, वो जो होती है क्यू बाई एल, चार्ज पर यूनिट लेंथ होती है। ओके, तो ये हमारे पास इस पे कौन सी चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है। अब इसकी वजह से हमें फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है इस पॉइंट के ऊपर, जो पॉइंट इससे हमारा कितनी दूर है, इससे सपोज करो r डिस्टेंस के ऊपर ये सिचुएटेड है। नाउ वी विल कंसीडर ए गॉसियन सरफेस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चार्ज डेंसिटी देखनी है। अब ये पॉइंट है ना, सेपरेटली नोट कर लो। सबसे पहले क्या देखनी है, एक चार्ज डेंसिटी देखनी है कि उसके ऊपर एक लाइन के ऊपर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया, या उसे हमने एक सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया। जिसके ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूट किया वो आप लोगों ने राइट डाउन कर लेना है, नोट डाउन कर लेना है, लिख लेना है। दूसरी बात, उसके ऊपर गॉसियन सरफेस बनानी है। गॉसियन सरफेस बना के सोचते हैं, चलिए सोचते हैं कि एक स्फीयर, अगेन हम एक स्फीयर बना के देखते हैं। तो देखिए क्या इस चार्ज से हर पॉइंट की डिस्टेंस एक ही रहेगी, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, क्या सब जगह से डिस्टेंस एक ही रहेगी? तो आंसर इज नो। ठीक है, आंसर इज नो। दूसरा, अगर आप ये भी कहते हो कि सर ये डिस्टेंसेस देखिए, और दूसरी बात ये देखिए इस चार्ज से डिस्टेंस, इस चार्ज से देखो ये पॉइंट नजदीक हो गया और ये देखो कितना दूर हो गया,
ये पॉइंट देखो, ये इतना हो गया। तो आप देखते हो कि हर जगह से डिस्टेंसेस अलग अलग हो जाने के कारण हमारे पास इसमें कैसी सरफेस नहीं बन पाएगी, इसमें एक स्फीयर एज ए गॉसियन सरफेस नहीं बन पाएगा। तो कोई भी ऐसी सरफेस नहीं होगी जो इस पॉइंट को हमारे पास क्या करे, एक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को कांस्टेंट बनाए। तो हम क्या करें, एक सरफेस से जब काम नहीं चलेगा तो हम 2 बना लेंगे, हम 3 बना लेंगे, हम 10 बना लेंगे, लेकिन इनफाइनाइट से तो बचेंगे कम से कम। तो मैं इसके लिए एक सिलेंडर बना के देखता हूं। देखिए, एक मैं इसके चारों तरफ इसके एक सिलेंडर हम अज्यूम कर लेते हैं इस तरह से, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। क्या होगा अगर आप इसमें एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाओगे, तो देखिए क्या मैंने उस पॉइंट P को उस सरफेस के अंदर इंक्लूड कर लिया है। तो पहला पॉइंट तो यही था कि आपको वो सरफेस के अंदर चाहिए होगा। दूसरी बात, क्या टोटल चार्ज को गॉसियन सरफेस के अंदर इंक्लूड किया है? आंसर इज यस। अब कुछ बच्चे कह सकते हैं सर ये वाली सरफेस में ये पॉइंट इसके बहुत नजदीक हो गया। तो मैं एक काम करता हूं, इस लाइन के लिए देखिए मैंने 3 तरह से स्फेरिकल इस सिलेंड्रिकल सरफेसेस को ब्रेक कर लिया है। एक तो इससे ये कर्व सरफेस, क्या कर्व सरफेस का हर पॉइंट इस वायर से इक्वल डिस्टेंस पे होगा? यस और नो, होगा कि नहीं होगा? होगा। दूसरी बात, तो ये एक सरफेस हम पूरी सोल्व कर लेंगे। कम से कम इस पूरी सरफेस के सभी अलग अलग पॉइंट को अलग अलग सोल्व करके जोड़ने से बचने के लिए हम इस कर्व सरफेस को अलग से सोल्व कर लेंगे। दूसरा, ये वाली सरफेस देखिए, इधर वाली, इस वाली सरफेस के ऊपर आप देखते हो कि ये एक ऐसी सरफेस है जिसपे हम सेपरेटली सोल्व कर लेंगे, इसको हम सेपरेटली सोल्व कर लेंगे। तो हम इसे कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं? फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, ये फ्लैट सरफेस हो गई इधर वाली, और ये थर्ड पार्ट। ठीक है, ये देखिए इस तरह से, ये एक सिलेंड्रिकल है आपकी, ये शेप भी सिलेंडर है। एक तो ये वाला पार्ट हो गया, एक ये वाला पार्ट हो गया, और एक ये वाला पार्ट हो गया। तो ये एक फर्स्ट, ये सेकंड, और ये थर्ड। तो हम इसको 3 पार्ट में करके डिवाइड करके इसको देखते हैं। फिर दूसरा, आप लोगों ने उसके ऊपर एक छोटा एरिया वेक्टर अज्यूम करना है। मैं स्फेरिकल पार्ट पे 2-3 जगह छोटे छोटे एरिया को मान रहा हूं। मैं ये कर्व सरफेस के ऊपर ड्रॉ कर रहा हूं, कर्व सरफेस के ऊपर। तो कर्व सरफेस पे एरिया वेक्टर किधर जाएगा? ऊपर। आउटवर्ड होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, याद होगा, लर्न करते रहा करो। ये देखिए नीचे की तरफ, ये देखिए, ये हमारे पास हो गए एरिया वेक्टर के डायरेक्शंस। दूसरा, इसके ऊपर फील्ड इंटेंसिटी किधर होगी? तो आप यहाँ पर क्या करोगे? फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन निकालने के लिए मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है क्या करना होता है। फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए आप उस पॉइंट के ऊपर एक छोटा सा टेस्ट चार्ज रख के देखोगे। तो टेस्ट चार्ज रख के देखते हैं। यहाँ पर देखिए टेस्ट चार्ज रख दिया, ई की वैल्यू आउटवर्ड ये चली गई। यहाँ पर टेस्ट चार्ज रख दिया, यहाँ पे रखा है, ये भी बाहर आउटवर्ड चला गया। इसी तरह सिमिलरली हमारे पास हर जगह हमें ई की वैल्यू मिल गई। अब मुझे बताइए, इस पूरी सरफेस पे, इस वाली पूरी चद्दर पे, क्या हर जगह पर आउटवर्ड डायरेक्शन एक ही एंगल मिला है हमें ईडीएस का? देखो सेम एंगल मिल गया कि नहीं? यस, मिल गया। और सारे दूरी पर भी हैं, इसलिए ई की वैल्यू भी एक है और एंगल भी एक है। तो ये अकेली कर्व सरफेसेस तो सोल्व हो पाएगी, पार्ट नंबर 2 तो सोल्व हो पाएगा। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ पर आप देखते हो कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये हो गई। ये छोटा सा एरिया वेक्टर इस पे लीजिए, अब इस पे कहीं भी ले लीजिए छोटा एरिया वेक्टर, इसकी बाहर होगी इस तरफ। और ई की डायरेक्शन तो देखिए, अगर आपकी उसी डायरेक्शन में होगी, इधर होगी, नीचे होगी, इधर होगी, तो ये आउटवर्ड इस तरफ रहेगी, इस प्लेन में रहेगी। इसमें इस सरफेस में ई की डायरेक्शन तो इस तरफ और इस तरफ रहेगी, लेकिन जो एरिया वेक्टर है वो मेरी तरफ रहेगा। तो एरिया वेक्टर और ई के बीच में एंगल कितना रहेगा? 90 डिग्री। सिमिलरली यहां अगर थर्ड पार्ट में एरिया वेक्टर लोगे तो इधर चला जाएगा, लेकिन ई की डायरेक्शन किधर रहेगी? ऊपर या नीचे, इसलिए एंगल कितना रहेगा? 90। तो बेसिकली हमारे पास चार्ज डेंसिटी मैंने रख ली है, विच इज लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाय एल। एल इज द लेंथ ऑफ दिस सिलेंडर या वायर। वायर की लेंथ ही सिलेंडर की लेंथ है। तो चलिए हम इस पे अप्लाइंग गॉस थ्योरम, EDS surface close integral is equal to Q upon epsilon naught. Now break the whole EDS part into 3 parts, first, second and third.
तब आप ये क्लोज वाला इंटीग्रल का निशान नहीं लगाओगे। फिर EDS प्लस ये फर्स्ट पार्ट हो गया, EDS ये सेकंड पार्ट हो गया, प्लस EDS ये थर्ड पार्ट हो गया, और ये हो गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद ये ds की डायरेक्शन थी। पहले पार्ट में E और ds के बीच के एंगल को देखिए आप, तो ये हो जाएगा EDS cos थीटा cos 90 डिग्री फर्स्ट पार्ट, प्लस सेकंड पार्ट में EDS cos, देखिए एंगल कितना है, हर जगह आपका एंगल कितना है, 0। E और ds के बीच का एंगल देखना है, कहते इस सरफेस के ऊपर इसको 90 मान के और लिख दो 90। E और ds के बीच में एंगल 0 है भाई, प्लस EDS। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप एंगल देखोगे तो कितना बनता है, cos 90 डिग्री विच इज Q बाई एप्सिलॉन नॉट। नाउ सोल्व द इक्वेशंस। क्या बन जाएगा ये टर्म, EDS cos 90 इज 0, EDS cos 90 यहाँ भी 0, ये बच गया EDS cos 0 1, तो बन गया EDS cos 0 1 इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। नाउ टेल मी ये EDS कहां से बचा, इस पूरे इस सरफेस का है EDS है, क्या उस पूरे सरफेस पे E, उस कर्व सरफेस पे E की वैल्यू हर जगह सेम है। दिस इज द की फैक्टर अगेन, कि वो E अगर सेम होता है जो कि है, वो बाहर आ जाता है। ds का इंटीग्रेशन कर लेंगे और ds के इंटीग्रेशन से सोल पार्ट को दूसरी तरफ लेकर E की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो नाउ टेल मी द इंटीग्रेशन ऑफ ds। हो सकता है आप में से कुछ कहें सर इंटीग्रेशन ऑफ ds इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल। नहीं, टोटल सरफेस ऑफ सिलेंडर नहीं लेंगे, क्योंकि ये ds सिर्फ कौन सा बचा है, कर्व सरफेस एरिया बचा है, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच या 2 पाई आर एल। अगर हाइट है, खड़ा है तो ये हाइट है, लेट गया तो एल बन गई, तो इज इक्वल टू क्या बन गया, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। बाई solving for it value of E, we get the value of Q by 2 pi r l epsilon naught. Now see, here is a term Q by L. We defined it earlier, which is lambda. Putting the value of Q by L, we get a value of lambda by 2 pi r epsilon naught. This is the resultant of electric field intensity due to a infinite long positive charge straight conductor या फिर linear charge distribution. ओके, तो आप इसको पोज करके इसको राइट डाउन कर सकते हैं। तो अब आपने इसमें क्या सीखा, इसमें आपने सीखा जो E की वैल्यू आप लोगों के पास आई है वो R पे कैसे डिपेंड करती है, वो देखिए। तो देखते हैं E जो है वो R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखिए यहाँ पर E और R, यानी कि सिलेंडर से जितना दूर हम जाएंगे उतना फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू घटती चली जाएगी। तो इसका एक ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ भी पेपर में बहुत बार आता है, E और R के बीच का ग्राफ। तो ये हो जाता है आपका इस तरह का ग्राफ, ये एक डीके ग्राफ है, डिक्रीजिंग ग्राफ है। R बढ़ेगा, E घटेगा, सबसे ज्यादा E कहाँ पे होगा, सबसे कम R होगी, तो E की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट a point due to a linear charge distribution. नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सीट। ड्यू टू ए इनफाइनाइट पॉजिटिव चार्ज सीट। ठीक है, ये थर्ड एप्लीकेशन होगी, है ना। पहली एप्लीकेशन हमारे पास पॉइंट चार्ज की वजह से हमने निकाल लिया था फील्ड इंटेंसिटी, दूसरी एप्लीकेशन में हमने एक लाइन की वजह से निकाल लिया है, और तीसरी एप्लीकेशन हम ले आए हैं उठा के एक सीट। अब की बार है हमारे पास एक सीट, सीट समझते हो ना आप लोग, एक प्लेन सीट है ना, जैसे ये बोर्ड है एक सीट की तरह हो गया। तो चलिए एक सीट बना देता हूं मैं, ये लीजिए ये सीट है, ये हमारे पास एक सीट हो गई। ये इस तरह से प्लेसिंग की है इसको ऐसे, इसलिए ये परपेंडिकुलर है ऐसे, ये इस तरह से नहीं है, ये इस तरह से। ओके, समझ गए होंगे आप लोग। इस सीट के ऊपर अब मैं चार्ज प्लेस करना शुरू कर देता हूं। तो देखिए क्या एक लाइन में हो रहे हैं, या लाइन के साथ इसकी लेंथ के साथ इसकी ब्रेड्थ भी बन रही है, लाइन भी जा रही है और चौड़ाई भी और लंबाई भी दोनों। तो बताओ ये एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है या वॉल्यूम पे है। इस तरफ देखो, इस तरफ है, तो इस तरफ और इस तरफ है, ये तीसरा नहीं है ना। अगर ये एक क्यूब होता
तो क्यूब में तो क्या होता, लेंथ भी होती, ब्रेड्थ भी होती, हाइट भी होती, तीनों चीजें होती ना, तब हम कहते हैं वो एक वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता। लेकिन केवल लाइन नहीं है तो ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं है। ये कौन सा बच गया, ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। सरफेस चार्ज डेंसिटी किससे डिनोट होती है, सिग्मा से। क्या होती है, क्यू बाई ए। एरिया कौन सा, जो एरिया हम इसमें ले लेंगे, टोटल एरिया जो भी लोगे आप, तो ये हो जाएगा। इसके लिए जो गॉसियन सरफेस बनानी है, सबसे पहले मैंने क्या बोला था आप लोगों को, डेंसिटी देखनी है, फिर उस पार्टिकल, उस ऑब्जेक्ट की वजह से उस जो भी चीज गिवन होगी, जैसे शीट है, चार्ज है, आपका लाइन है, एक स्फीयर है, जो भी हो, वो गिवन जो होगा, जो आपका क्वेश्चन होगा कि फील्ड इंटेंसिटी निकालिए शीट की वजह से, तो शीट के बाहर एक गॉसियन सरफेस बनानी होती है। गॉसियन सरफेस देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा अजीब बनाऊंगा। गॉसियन सरफेस इसकी एक इस तरह की सिलेंडर जो इसके आर पार निकल रही हो दोनों तरफ से, ये हमारी एक गॉसियन सरफेस बन गई। गॉसियन सरफेस बन के तैयार, ठीक है। अब गॉसियन सरफेस जो बन गई है, उस गॉसियन सरफेस को ऐसा क्यों लिया, देखिए पहली बात तो ये इनफाइनाइट शीट है, यानी कि आप लोग अगर और बहुत ऊपर जाओगे, बहुत ऊपर जाओगे तो इसके एंड नहीं है। ओके, तो आप लोग इस सिलेंडर को इसके अंदर नहीं ले सकते। दूसरी बात, अगर आप कह दो कि सर क्यों नहीं, जब हमने इसको इमेजिनरी मान लिया है तो हम गॉसियन सरफेस भी इतनी बड़ी मान लेंगे, तो मान सकते हो। फिर देखिए एंड पॉइंट पे क्या होगा, अभी सीट, इधर सीट के ऊपर चार्ज है, इसके इस पॉइंट पर, ये रहा वो पॉइंट, इस पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये सीट ले लेता हूं एक बार, है ना, इस तरह से, और यहाँ ये पॉइंट है, इन पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी हर जगह क्या रहेगी, सेम सेम। लेकिन यहाँ देखिए ये चार्ज इधर चला जाएगा इधर, तो तब यहाँ से फील्ड इंटेंसिटी इसकी रेडियल हो जाती है, कुछ कुछ इस तरह से, कर्लिंग हो जाती है, कर्लिंग। तो जो कर्लिंग हो जाती है उसकी वजह से फील्ड इंटेंसिटी सेम नहीं रहती। तो आपको जो एंड पार्ट्स हैं इनको छोड़कर ये इनर पार्ट को लेना होता है। तो आप याद रख लीजिए कि इसकी हमेशा गॉसियन सरफेस सिलेंडर ही लेनी है, और वो सिलेंडर इस पूरे को कवर ना करता हो, ये पूरे को कवर कर देगा तो यहाँ पर ये इंटेंसिटी ऐसे चली जाती है, ऐसे, फिर वो सेम नहीं रहती। और याद रखिए जब तक ई कांस्टेंट नहीं होगा, ई बाहर नहीं आने वाला, ई बाहर नहीं आएगा तो हम ई के लिए सोल्व कैसे करेंगे। तो आप इसमें ये बात समझ जाते हो। इसको फिर से तीन पार्ट में हम डिवाइड करने वाले हैं। ये फर्स्ट पार्ट है हमारा, ये पूरा कर्व सरफेस सेकंड पार्ट है, और ये तीसरा फ्लैट पार्ट 3। तीनों के ऊपर एरिया वेक्टर बनाना है, डायरेक्शन ऑफ ई बनानी है। तो चलिए छोटे छोटे एरिया लेता हूँ। पहले कर्व सरफेस को देखते हैं। एरिया वेक्टर ये गया, एरिया वेक्टर नीचे, एरिया वेक्टर ऊपर, एरिया वेक्टर नीचे, यहां पर एरिया वेक्टर राइट साइड में, यहां पर एरिया वेक्टर लेफ्ट साइड में, हर जगह एरिया वेक्टर मैंने ड्रॉ कर दिए हैं। अब फील्ड इंटेंसिटी की बारी। यहाँ पे टेस्ट चार्ज रख के देखो किधर तक का लगेगा, ऊपर नहीं, नहीं ये सीट ऐसे है, यहाँ रखोगे तो उसको ऐसे रिपेल कर देगा। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ये डायरेक्शन बनेगी, ठीक है, ओके। उसके बाद सॉरी परेशान कर रहा था मेरे को। तो ये रहा हमारे पास ई की डायरेक्शन इसमें, ठीक है, ये अगेन हो गई। उसके बाद यहां देखिए, इधर ऐसे, यहां इधर ऐसे, उसके बाद यहां ई की डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में चली गई। अल्टीमेटली हमारे पास हो क्या रहा है, हमारे पास ई की राइट साइड में जितनी डायरेक्शंस हैं वो तो सारी राइट में जा रही हैं, है ना, इस साइड वाली इधर जा रही हैं, और लेफ्ट वाली आप लोगों की इस साइड जा रही है। तो दो ही तरह की डायरेक्शन बनती हैं, इधर इसमें हर जगह इस तरफ है, और इधर इसमें हर जगह लेफ्ट में इस तरफ। ये बन गई। नाउ अप्लाइंग गॉस थ्योरम, ईडीएस टोटल सरफेस के लिए क्लोज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमने तो क्लोज रखा नहीं, तीन पार्ट में डिवाइड कर लिया, तब ये क्लोज का निशान नहीं लगेगा। ईडीएस प्लस ईडीएस प्लस ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, और ये थर्ड पार्ट हो जाता है। चलिए सोल्व करिए इसको। सोल्व करेंगे तो ये हो गया ई डी एस कोस थीटा। कितना एंगल है इस फर्स्ट पार्ट में ई और डी एस के बीच में, बताइए 90।
नहीं, 90 तो पिछली बार था, अब की बार ये दोनों एक ही लाइन में है, cos 0 डिग्री, फर्स्ट पार्ट में 0 डिग्री है, प्लस ई डी एस कोस थीटा, ई डी एस कोस थीटा, डी एस कोस। अब बताइए ई और डी एस के बीच में कितना एंगल है, सेकंड पार्ट में ई और डी एस के बीच में आपको एंगल हमेशा कितना मिलने वाला है, 90 डिग्री। ये हो गया कोस 90 डिग्री प्लस ई डी एस अगेन कोस 0 बन जाएगा इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन। नाउ कोस 90 इज 0। देखो उसका रिवर्स हो गया है, उसमें हुआ क्या था, ये 90 90 पिछले वाले में लाइन की वजह से, और ये हो गया था 0 डिग्री एंगल। अब इसमें ये दोनों 0 डिग्री हो गए और ये हो गया 90। अब 90 वाले 0 हुए थे तो 90 वाला ये वाला 0 हो गया, ये सिर्फ 0 के बराबर हो गया, एक ये बच गया, एक ये बच गया, 2 बार बच गया तो 2 टाइम्स ईडीएस बन गया, ईडीएस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या मैं ई को बाहर ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकता हूँ। इस पूरी फ्लैट सरफेस पे सारे के सारे पॉइंट इस सीट से इक्वल डिस्टेंसेस पे होंगे। अगर वो इक्वल डिस्टेंसेस पे होंगे तो सब जगह से ई की वैल्यू इस पूरे फ्लैट सरफेस पे इक्वल होने वाली है। इसी तरह सिमिलरली इसके ऊपर भी हर जगह ई की वैल्यू सेम होने वाली है, इसलिए मैं इसी को बाहर निकाल लेता हूं, इंटीग्रेशन का पार्ट नहीं है। और इस डीएस को कितना लें, तो आंसर है इस डीएस को इतना लेना पड़ेगा, इतना एरिया इसका। अब ये एरिया हमें पता नहीं कि कितना है, टोटल एरिया पता नहीं, तो इसको मैं ए मान लेता हूं। इसको कितना मान लेता हूं, ए। तो मैं इस एरिया को मेंशन नहीं करके ए ही लिख देता हूं, क्यू बाई एप्सिलॉन नोट। ए को नीचे ले जाओ, 2 को नीचे ले जाओ, ई की वैल्यू क्या बन जाएगी, क्यू बाई 2a एप्सिलॉन नोट। नाउ सी क्यू बाई ए, वी हैव डिफाइंड इट, क्यू बाई ए। चार्ज पर यूनिट एरिया को हमने क्या कह दिया, इंटेंसिटी। कौन सी, लीनियर चार्ज नहीं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नोट। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी which is equal to sigma by 2 epsilon naught due to a single sheet. Now see, electric field intensity में R नहीं आया तो E is independent, ये याद रखना, ये पूछा जाता है 1 मार्क में। इंडिपेंडेंट ऑन आर, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। रीजन साफ साफ है, सीट बहुत लंबी है और ये डिस्टेंस बहुत छोटी होती है। अगर इनफाइनाइट का मतलब, इनफाइनाइट तो कुछ होता नहीं हमारे पास ड्रॉ करने के लिए, इनफाइनाइट मतलब एक बहुत बड़ी चीज के कंपेयर में कोई बहुत छोटी चीज हो जाती है, तो वो डिस्टेंस उसके कंपेयर में इनफाइनाइटली स्मॉल हो जाती है, या बड़ी चीज छोटी चीज के कंपेयर में इनफाइनाइटली लॉन्ग हो जाती है, लार्ज हो जाती है, ये मतलब है। इसका मतलब यहाँ पर आप कितना ही थोड़ा बहुत घूमते रहो, ये इतनी बड़ी सीट है कि थोड़ा इधर या थोड़ा उधर जाने पर आपकी डिस्टेंसेस बहुत ही कम है, इस वजह से ये आर पे डिपेंड नहीं कर रही। और इसका ग्राफ अगर आप ड्रॉ करते हो, फील्ड इंटेंसिटी ई का ग्राफ विद आर, तो ये इंडिपेंडेंट आता है पैरेलल। ये बन गया आप लोगों का ये ग्राफ, फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट पॉजिटिव चार्ज सीट की वजह से। आप इसको पॉज कर चुके होंगे और अब आप इसको नोट डाउन कर लोगे। उसके बाद मैं नेक्स्ट आप लोगों को करवा देता हूं, फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली पैरेलल सीट्स। टू इनफाइनाइट टू पैरेलल सीट्स। चलिए 2 पैरेलल सीट के लिए करते हैं, सीट बनाते हैं 2, एक और 2 सीट ले ली भाई। फर्स्ट सीट, दोनों पे एक जैसा चार्ज रख के देखते हैं। एक जैसा चार्ज में आप दोनों पे पॉजिटिव भी ले सकते हो और दोनों पे नेगेटिव भी, रिजल्ट एक ही रहेगा। ये केस हो जाएगा हमारे पास सेम चार्ज के लिए। अगर मैं इसी को डिफरेंट चार्ज के लिए, ऑपोजिट चार्ज के लिए करूं, तो ऑपोजिट चार्ज में आप इस पे क्या कर सकते हो, ऑपोजिट चार्ज में पहली सीट आप ये लीजिए, ठीक है, और दूसरी सीट लेंगे फिर इसके पैरेलल में, दूसरी सीट भी ले लीजिए, ये लीजिए, चलो दूसरी सीट। दोनों सीट पे एक पे आप पॉजिटिव चार्ज दिखा दीजिए, एक पे आप नेगेटिव, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव दिखा दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सेम चार्ज के लिए, ये अपोजिट चार्ज के लिए। इसमें हम यूज करने वाले हैं पिछले रिजल्ट को। जो पिछला रिजल्ट हमने किया है उसमें हमने सिंगल सीट की वजह से फील्ड इंटेंसिटी को निकाल लिया है, और ये वैल्यू आती है आपकी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, इसका एक केस बच गया भाई पिछला, वो मैं अभी कर देता हूं। केस क्या है कि अगर सीट कंडक्टिंग है, सीट इज कंडक्टिंग सीट, कंडक्टिंग सीट का मतलब समझने की कोशिश करना। जैसे हमारे पास ये है, जैसे
ठीक है, ये सीट है। अब ये सीट का ये पार्ट सीट है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, किताबों पे दूर है ना, क्या दिन आ गए हैं। ये हमारे पास सीट, इसके ऊपर यहाँ पे चार्ज। ओके, अब इसके ऊपर जो चार्ज है वो उधर नहीं जा पाए, तो इसका इफेक्ट सिर्फ इधर ही रहेगा। लेकिन अगर कंडक्टिंग सीट होगी तो इसका चार्ज जो इधर होगा उसका इफेक्ट इस साइड भी होगा, और इसका चार्ज जो इधर होगा इसका इफेक्ट इस साइड भी होगा। यानी अगर ऐसी सीट है जिसके एक पार्ट में अगर मैंने, जैसे जो हमारी सीट रही है, उस सीट पे दोनों तरफ चार्ज है, इधर है और इसके पीछे भी है, इसकी वजह से इधर इंटेंसिटी है, इसकी वजह से इधर इंटेंसिटी है। एक इधर है, इसके ऊपर चार्ज यहां भी है और यहां भी है, लेकिन इस चार्ज का इफेक्ट उस साइड नहीं है और उस चार्ज का इफेक्ट इस साइड नहीं है, क्योंकि ये एक डाइलेक्ट्रिक सीट है, नॉन कंडक्टिंग सीट है। जो रिजल्ट है वो नॉन कंडक्टिंग सीट का है, जिसमें एक तरफ के चार्ज का इफेक्ट एक ही तरफ है और दूसरे चार्ज का इफेक्ट दूसरी तरफ है। दोनों के चार्जेस के इंटरमिक्स इफेक्ट नहीं है। ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है कि अगर कंडक्टिंग सीट हो जाती है तो एक सीट के दोनों तरफ चार्ज इफेक्ट करना शुरू करेंगे। ये चार्ज उस तरफ भी, पहले तो इधर इफेक्ट लगाता था ओनली, और दूसरा उधर लगाता था, दूसरा इधर भी लगाएगा, ये वाला उधर भी लगाएगा। तो इसका मतलब ये जो कंडक्टिंग सीट हो जाने की वजह से डबल इफेक्ट हो जाएगा, 2 टाइम्स सिग्मा ऑफ 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। 2 से 2 कट के रिजल्ट कितना आ जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये कब है, जब कंडक्टिंग सीट है। अगर नॉन कंडक्टिंग सीट है तो आपका आंसर क्या है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर क्वेश्चन पुट करता है the seat is conducting in nature, then the result will be double of the previous result, which is equal to sigma by epsilon naught। तो ये आप लोगों का एक प्रीवियस केस है, उसी में आप लोग इसको नोट डाउन करोगे, लिखोगे। तो चलिए, पहली सीट नंबर 1 2, ये मैंने इंग्लिश में लिखा है, और है जगह हमारे पास तीन रीजन है, स्पेस है। फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन। फर्स्ट रीजन ये है लेफ्ट साइड में, मिड में, और ये थर्ड रीजन, ये मैंने रोमन में लिख दिए हैं। सिमिलरली वहां लिख देता हूं 1 2, फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन, थर्ड रीजन। सबसे पहले फर्स्ट रीजन में मैं एक टेस्ट चार्ज रख के देखता हूं। ये लीजिए, मैं इस सीट से पूछता हूं कि मैंने एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा, आप इसके साथ क्या करने वाले हो। इसका आंसर सीधा सा है, ये कहेगी मैं इस पॉजिटिव चार्ज को धक्का मार के उधर भगा दूंगी, जिधर ये भगाएगी उधर ही फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। इसकी वजह से ये सीट का नाम क्या है, 1 कौन सा 1, ये वाला 1 या 1, ये इंग्लिश वाला 1 है, तो ये फील्ड इंटेंसिटी E1 हुई, which is the resultant electric field intensity, the magnitude of electric field intensity due to first seat is in this direction। अगर मैं इसी रीजन में एक टेस्ट चार्ज और रखूं और इससे पूछूं, इससे नहीं, इससे तो पूछ चुका मैं, इसका तो रिजल्ट मिल गया, अब बार बार इसी से नहीं पूछेंगे, अब इससे पूछेंगे नंबर 2 से, तो ये भी तो रिपेल ही करेगी। इसको मत कंसिडर करो। जब मैं इससे पूछता हूं तो मैं इसको भूल जाता हूं, ये कहती है कि भाई टेस्ट चार्ज इधर है, मेरे पास भी प्लस चार्ज इधर ही है, तो ये लो E2। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सेकंड सीट। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस वन सीट, फर्स्ट सीट। दोनों सीट किधर डायरेक्शन में आ गई, इस डायरेक्शन में। एक ही डायरेक्शन में फील्ड इंटेंसिटी अगर होगी, दोनों की डायरेक्शन सेम होने पर फील्ड इंटेंसिटी जुड़ जाती है, जुड़ जाएगी, जोड़ देंगे। किसको जोड़ देंगे, पहली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फर्स्ट रीजन में किसकी वजह से आई है, E1 की वजह से, और E2 के सम की वजह से। E1 की वैल्यू सिंगल सीट की वजह से यह होता है, रिजल्ट हमने अभी भी निकाला था, प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को जोड़ा, एलसीएम लो 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा प्लस सिग्मा, आंसर 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, कैंसिल कर दो 2 से 2, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इज द रिजल्ट। कंडक्टिंग सीट का जो रिजल्ट आया भाई इसका आ गया, सीधा सा रिजल्ट था। क्यों, क्योंकि डबल इफेक्ट हो गया। सेकंड, ये फर्स्ट रीजन में आया है, सेकंड रीजन में देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, बताओ। इसमें क्या होगा, इससे पूछोगे, ये कहेगा इधर E1। ध्यान से समझ लो, इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, मुझे पक्का पता है। फिर से समझ लो, जब भी जहां रखो, एक से पूछो दूसरे को भूल जाना। कहाँ रखो, तीनों रीजन में रखना है, पहले यहाँ रखा, फिर यहाँ रखा, फिर यहाँ रखेंगे। यहाँ रखोगे तो भी ये रिपेल ही करेगा, ये वाला रिपेल ही करेगा। देखो सीधी बात है, इससे इधर ये इधर रिपेल करेगा, इससे इधर ये इधर रिपेल करेगा। इससे पूछो, इससे इधर ये इधर रिपेल करेगा, ये देखो इधर रिपेल करेगा, इससे इधर ये इधर रिपेल करेगा। तो ये कौन है, ये रिपेल करा E2, इसने रिपेल किया तो ये E2।
अब आपको सेकंड रीजन में डायरेक्शंस क्या मिली, अपोजिट। तो ई सेकंड रीजन में अगर आप लिखोगे तो दोनों के बीच में माइनस लगाओगे, E1 माइनस E2, दोनों की वैल्यू रखो, आंसर इज 0। यानी फील्ड इंटेंसिटी कैंसिल आउट हो गई। इन बिटवीन द शीट्स देयर विल बी नो फील्ड इंटेंसिटी, देयर विल बी जीरो फील्ड इंटेंसिटी। थर्ड रीजन में थर्ड रीजन में आप क्या करने वाले हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट थी, इसकी भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट, दोनों जोड़ दी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट। यानी ई थर्ड जो है वो किसके बराबर है, ई फर्स्ट के। फर्स्ट रीजन और थर्ड रीजन की फील्ड इंटेंसिटी सेम है, जबकि सेकंड रीजन की फील्ड इंटेंसिटी 0 आ जाती है। अब आ जाइए अपोजिट चार्जेस के केस के बीच में। यहां पर अगर आप रख के देखते हो, ये रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट कर लेगा, तो ये E1, लेकिन यहां पर रखने पर वो अट्रैक्ट करेगा E2। यहाँ पर रखो ये रिपेल करेगा, यहाँ पर रखो ये रिपेल करेगा। इसका तो सीधा सीधा हिसाब क्या है, अब ये रिपेल कर रहा है E1 हर जगह, फर्स्ट रीजन में भी इधर रिपेल, इधर रिपेल, इधर रिपेल। इसमें ये देखो ये इधर अट्रैक्ट करेगा, इधर भी अट्रैक्ट ही करेगा, इधर भी अट्रैक्ट ही करेगा, ये E2 मिल गया। अब आप देखो कहाँ कहाँ ये कटी, कहाँ ये जुड़ी, ये रिजल्टेंट यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। तो ई फर्स्ट इसका और ई थर्ड इसका सेम आ गए, और वो क्या आया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट, ये चीजें 0। सेकंड रीजन में आप देखते हो कि सेकंड रीजन में हमारे पास दोनों एक ही डायरेक्शन में होने की वजह से जुड़ेंगी, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट विच इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन। एक केस में ये जुड़ती हैं, दो केसेस में कट जाती हैं, तो इसका अपोजिट इसमें होता है। आप इसके लिए नेगेटिव नेगेटिव और इस पे उल्टा करके भी सेम रिजल्ट्स आएंगे, रिजल्ट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हालांकि डायरेक्शन से अलग शो करनी पड़ेगी। तो ये था आज का आपका लेक्चर। इसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम में दो एप्लीकेशंस बस रह जाती हैं। एक तो आप लोगों की रह जाती है स्फेरिकल सेल, और एक होता है सॉलिड सॉलिड स्फीयर, होलोस्फीयर, सॉलिड स्फीयर। होलोस्फीयर को हम स्फेरिकल सेल भी बोल देते हैं। तो दोनों एप्लीकेशन विद ग्राफ हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। साथ में टाइम बचा तो इस चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल इंक्लूड कर देंगे, सो दैट उस लेक्चर की थोड़ी लेंथ हो जाए। लेकिन लग रहा है कि दोनों को कराते कराते दो एप्लीकेशंस को थोड़ी लेंथी हैं, तो हो जाएगा आप लोगों का एक लेक्चर का सफिशिएंट टाइम पीरियड हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर चुके होंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस यूनिट का, और आपकी यूनिट 8 to 10 मार्क्स इंक्लूड करती है। ठीक है, तो आप लोग चाहे CBSE में हो चाहे हरियाणा बोर्ड में हो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। गॉस थ्योरम से आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो थैंक यू बच्चों, आप लोग इसको नोट करें, काम करें और लर्न करें। थैंक यू।